हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ विशाल समानिया, पीएचडी पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों, हम थे अपने चैप्टर 1 पे, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, और इस चैप्टर की हम अब अपनी 4th वीडियो पे आ चुके हैं। ये हमारी लास्ट वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड, और आज हमारा टॉपिक है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले समय में आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों, हम अपने टॉपिक पे आते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं, हम इस लेक्चर के अंदर 2 कार्टून्स भी डिस्कस करने वाले हैं जो कि कई बार बोर्ड के एग्जाम्स में आए हैं। तो दोस्तों, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का मतलब ये है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे पास एक चैलेंज था कि इंडिया की इंटरनल बाउंड्रीज कैसे डिसाइड की जाए और उसका बेसिस क्या हो। इन इंटरनल बाउंड्रीज का मतलब है कि नए नए स्टेट्स जो कैसे बनाए जाएं। नीचे जो मद्रास प्रोविंस था उसमें कैसे आंध्र प्रदेश बनाया गया, तमिलनाडु बनाया गया, कर्नाटका बनाया गया। बॉम्बे प्रोविंस था, उसमें से महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट अलग किया गया। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स बनाए गए। तो ये सारे स्टेट्स की बाउंड्रीज कैसे अलग की गई, ये इंडिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और इस बात का भी डर था कि हमारा देश कहीं टूट ना जाए। तो एक बड़ा चैलेंज था। देखते हैं हमने इस चैलेंज को कैसे फुलफिल किया। तो स्टार्ट करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट से। तो चैलेंज वॉज टू ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द इंडियन स्टेट। अब जब हम इंटरनल स्टेट्स की बात करते हैं, इंटरनल बाउंड्रीज की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में 2 चीज़ें आती हैं कि हम किस बेसिस पे अपने देश में अलग अलग स्टेट्स डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला बेस होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। तो हम बस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न तक ही नहीं रह सकते थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन की सहूलियत देखें और उसके बाद देश का बंटवारा कर दिया जाए। बंटवारा मीन्स देश की इंटरनल बाउंड्रीज बना दी जाए। पर हमें यह भी देखना था कि देश के अंदर लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्लूरैलिटी है, यानी कि देश में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और बहुत सारे कल्चर हैं, और उनके बेसिस पे भी स्टेट बनाए जाने चाहिए। पर उसी दौरान हमें यह भी ध्यान में रखना था कि इससे यूनिटी ऑफ इंडिया किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज ना हो, उसे अफेक्ट ना हो, देश की एकता को किसी भी तरीके का प्रभाव ना पड़े हमारे नए नए स्टेट्स बनाने से, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्लूरैलिटी। तो इन 2 राय पे हम आकर खड़े थे। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम बड़ा डिसीजन लेते, उससे पहले ब्रिटिश एरा में, ब्रिटिश जब रूल था, कॉलोनियल रूल हुआ करता था इंडिया में, उस समय पर क्या हालात थे, उस समय पर हिंदुस्तान में किस तरीके से इंटरनल बाउंड्रीज डिवाइड की गई थी, ड्रॉ की गई थी। तो हम देखते हैं, सबसे पहला, कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर अंग्रेजों ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से बाउंड्रीज ड्रॉ की हुई थी। पहला, स्टेट बाउंड्रीज वर ड्रॉन आइदर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस देखा, जैसे कि उस टाइम पे प्रोविंस बने हुए थे। मद्रास प्रोविंस, लगभग साउथ इंडिया के 3-4 स्टेट्स थे उसमें। बॉम्बे प्रोविंस था, कलकत्ता प्रोविंस था, पंजाब और पाकिस्तान का इलाका जो था कुछ, उसमें सिंध प्रोविंस था। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से अंग्रेजों ने बनाए हुए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि अंग्रेज जिन एरियाज को एनेक्स्ड कर लेते थे, घेर लेते थे, उन्हें भी वो ब्रिटिश बाउंड्री के अंदर ले आते थे, ब्रिटिश इंडिया के अंदर ले आते थे। और तीसरा, हम ये देखते हैं कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली पावर्स थी, उन्होंने अपनी बाउंड्रीज डिसाइड की हुई थी, अपने स्टेट डिसाइड किए हुए थे। जैसे हैदराबाद है, ठीक है, मणिपुर है, ये सारी, जूनागढ़ है, ये सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, इन्होंने अपनी बाउंड्रीज अलग डिसाइड की हुई थी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रिटिश रूल के दौरान इंटरनल बाउंड्रीज मनमाने तरीके से बनाई गई थी, और मनमाने तरीके से स्टेट या प्रोविंस बना रखे थे। अब हम देखते हैं कि बिफोर इंडिपेंडेंस, जब हमारा नेशनल मूवमेंट चल रहा था, तो हमारे लीडर्स का क्या विचार था इसके बारे में, कि हमारे लीडर क्या समझते थे कि स्टेट बाउंड्रीज कैसे बनाई जाएंगी। तो हमारे लीडर्स ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया, ये कह करके रिजेक्ट कर दिया कि जो ये बाउंड्रीज बनाई गई हैं अंग्रेजों के द्वारा, ये बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल है। उन्होंने कहा इन्होंने अपने मतलब के लिए बाउंड्रीज बनाई हुई है स्टेट के अंदर, अलग अलग स्टेट्स अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग के लिए, कन्वीनियंस के लिए बनाई हुई हैं, ये बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल है, हम इसे रिजेक्ट करते हैं। और हमारे लीडर्स ने बोला कि हम लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल को मानते, हैड प्रॉमिस्ड द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल एज द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। और हमने तभी ये मान लिया था बिफोर इंडिपेंडेंस कि हम जब देश आज़ाद हो जाएगा तो लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल के बेसिस पे, यानी कि भाषा के आधार पे राज्य बनाएंगे, स्टेट्स क्रिएट किए जाएंगे, डिवाइड किए जाएंगे, ड्रॉ किए जाएंगे। और ये बात हम देखते हैं जब नागपुर सेशन होता है कांग्रेस का 1920 में। तो नागपुर सेशन के अंदर इस बात को, प्रिंसिपल, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज किया जाता है
इसे रिकॉग्निशन मिलती है। और कांग्रेस अपनी जो कांग्रेस कमेटी होती है उसके ऑफिसेस, उसके जो कमेटीज होती हैं वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्रिएट करती है। वो कहती है ठीक है अंग्रेजों ने अपनी बाउंड्रीज बना रखी है, वो बात अलग है, पर हम कांग्रेस की कमेटियों को लैंग्वेज के बेसिस पे, अलग अलग स्टेट के बेसिस पे बनाएंगे। ठीक है, तो ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज़ादी से पहले हम क्या सोचते थे इनके बारे में। पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि आज़ादी के बाद क्या होता है। आज़ादी के बाद हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है, थिंग्स चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। अब जब जिस देश में रिलीजन के नाम पे पार्टीशन हो गया हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया हो, तो उस देश को इस बात का भी खतरा होता है कि कहीं भाषा के नाम पर हमारा देश ना टूट जाए, कहीं कल्चर के नाम पर हमारा देश ना टूट जाए। क्योंकि आप देखेंगे कि जो साउथ इंडिया का कल्चर है वो बहुत अलग है, नॉर्थ इंडिया का कल्चर अलग है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कल्चर अलग है। तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर हम इनके बेसिस पे, लैंग्वेज और इन सब चीज़ों के बेसिस पे देश को डिवाइड करेंगे, स्टेट्स बनाएंगे, तो शायद हमारा देश के टूटने के आसार हैं। तो वही होता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें क्या लगता है, स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज माइट बी डिसरप्शन एंड डिसइंटीग्रेशन। हमारे लीडर्स ये सोचते हैं कि अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाएंगे तो इससे देश में डिसरप्शन आ सकता है और डिसइंटीग्रेशन हो सकता है। ये दो वर्ड जो मैंने हाईलाइट किए हैं आपको याद होने चाहिए। और इट वॉज ऑल्सो फेल्ट दैट दिस वुड ड्रॉ अटेंशन अवे फ्रॉम अदर सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। और दूसरा ये पॉइंट दिखाया जा सकता है कि हमारे लीडर्स को लगा कि अगर हम भाषा के आधार पर स्टेट बना देंगे तो हमारे पास, हम जो सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस है हमारे देश में, हम उनसे ध्यान भटका सकते हैं। ठीक है, तो ये दो बड़ी समस्याएं थी आफ्टर इंडिपेंडेंस जो एक चैलेंज बन करके सामने आई हमारे, कि हमें ऐसा लगा कि देश में डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, डिसरप्शन हो सकता है और हमारा ध्यान भटक सकता है और बहुत जरूरी मुद्दों से। पर आपको पता है जो हमारे लोकल लीडर्स थे अलग अलग स्टेट्स के, वो इस बात से वाकिफ नहीं थे। वो ये चाहते थे कि नहीं, हम स्टेट्स को बनाएंगे और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड स्पेसिफिक कल्चर। तो इस बात को सबसे पहले हम देखते हैं द विशाल आंध्रा मूवमेंट में। बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, आपको याद रखना है और इससे अक्सर क्वेश्चन आता है बोर्ड में। तो विशाल आंध्रा मूवमेंट क्या था? तो मैंने जैसे आपको बताया, आप इंडिया का साउथ पार्ट देखोगे कुछ ऐसे है, यहाँ केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है। तो जो आंध्र प्रदेश का बड़ा पार्ट है, ये जो पूरा एरिया हुआ करता था पहले, इसे मद्रास प्रोविंस बोला करते थे। इसमें जो आंध्रा रीजन था यहाँ पर लोग तेलुगु बोला करते थे, तेलुगु। तो जो तेलुगु बोलने वाले लोग हैं उन्होंने कहा कि हमें एक अलग आंध्रा प्रदेश चाहिए। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, तो उन्होंने डिमांड की, तेलुगु स्पीकिंग पीपल्स ने डिमांड की कि हमें नए आंध्रा प्रोविंस की जरूरत है। और उन्होंने बोला कि मद्रास प्रोविंस जो कि पूरा हुआ करता था, इसमें से आंध्र प्रदेश अलग किया जाए। तो इसको इस तरीके से था। विशाल आंध्रा मूवमेंट की डिमांड क्या थी? दे डिमांडेड दैट तेलुगु स्पीकिंग एरिया शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द मद्रास प्रोविंस of which they were part of be made into a separate आंध्रा प्रदेश, आंध्र प्रोविंस, और इसे आंध्र प्रोविंस बनाया जाए, आंध्र प्रदेश बनाया जाए। ठीक है जी। और इसके बाद बड़ी घटना होती है। पोट्टी श्रीरामालू एक बहुत बड़े नेता थे, कांग्रेस के लीडर थे और वेटरन गांधी बोला जाता है इन्हें, एक गांधीयन थे। ठीक है, तो ये इनडेफिनाइट फास्ट पर बैठ जाते हैं पोट्टी श्रीरामालू, और इनकी डिमांड यही थी आंध्र प्रदेश प्रोविंस बनाया जाए। तो ये इनडेफिनाइट फास्ट पर बैठ जाते हैं। 56 डेज के बाद इनकी डेथ हो जाती है। 56 डेज के बाद इनकी डेथ होती है और उसके बाद एक वॉयलेंट आउटबर्स्ट होता है। बहुत ज्यादा प्रदर्शन होते हैं आंध्रा रीजन के अंदर। बहुत सारे लेजिस्लेचर्स अपनी सीट छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोगों को गोली लग जाती है। दिस कॉज ग्रेट अनरेस्ट एंड रिजल्टेड इन वॉयलेंट आउटबर्स्ट इन आंध्रा रीजन। पीपल इन लार्ज नंबर टुक टू द स्ट्रीट, many were injured and lost lives in पुलिस फायरिंग। तो इस वजह से एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है पोट्टी श्रीरामालू की डेथ के बाद। तो आप पोट्टी श्रीरामालू का नाम याद रखेंगे। 56 डेज इंडेफिनाइट फास्ट पे बैठे थे और उसके बाद उनकी डेथ हो गई, जिसके बाद आंध्रा रीजन में बहुत ज्यादा आंदोलन मूवमेंट स्टार्ट हुए, लोग सड़कों पे आ गए, पुलिस की गोलियों से बहुत सारे लोग मरे और एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे उस टाइम पे, जवाहरलाल नेहरू, प्रेशराइज हो गए और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि दिसंबर 1952 को एक आंध्रा स्टेट बनाया जाता है।
प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट आंध्रा स्टेट इन दिसंबर 1952। तो दिसंबर 1952 ये डेट आप याद रखेंगे, आंध्रा स्टेट बना। तो सबसे पहला स्टेट बना इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, आप याद रखेंगे इस बात को। ये आपका पहला पॉइंट है जिस पे मैंने स्टार बनाया। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि दिसंबर 1952 में जब आंध्रा स्टेट बन गया, उसके बाद देश के अंदर और बहुत सारे रीजन्स थे जहाँ के लीडर्स ये डिमांड कर रहे थे कि हमारे रीजन को एक अलग स्टेट बनाया जाए। और जब आप एक की डिमांड पूरी कर देते हो तो दूसरे लोग भी आ जाते हैं, अपनी डिमांड बढ़ाते हैं। तो ऐसा ही इंडिया में होता है, और इंडिया में ऐसा हुआ। उसके बाद मजबूरन जवाहरलाल नेहरू को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाना पड़ा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंट किया गया। कमीशन क्या होता है, कुछ लोग बैठते हैं उसके अंदर और वो अपनी एक रिपोर्ट देते हैं। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनता है 1953 में, कमीशन बनता है। ठीक है, याद रखना। अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इस बात को मान लेता है, एक्सेप्ट करता है अपनी रिपोर्ट में कि इंडिया में स्टेट बाउंड्रीज लैंग्वेज के बेसिस पे बनाई जानी चाहिए। ठीक है, सिंपल। और अगर आप जब कमीशन ये इस बात को रिकमेंडेशन देता है कि स्टेट बाउंड्रीज बनाई जाए लैंग्वेज के बेसिस पे, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास करती है सरकार। ये एक्ट पास होता है 1956 में। तो आप ध्यान देंगे, कमीशन बना 1953 में। कमीशन ने रिपोर्ट दी कि हाँ, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाए जाएं, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास करती है, एक्ट। और वो एक्ट पास होता है 1956 में। उसके बाद हमारे देश में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनती हैं। ठीक है दोस्तों, 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हो जाता है, उस समय पे 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनती हैं। तो दोस्तों ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं आ जाता हूं कि हमारे पेपर में कुछ पैराग्राफ आते हैं। ठीक है, पैसेज से क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के, और वो अक्सर ऐसी चीजें पूछते हैं जो अंडरस्टैंडिंग वाली होती हैं, जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, जिसमें आप कोई रटा रटाया आंसर नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की। और वही कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब तक जो भी हमने इस वीडियो में देखा वो हम इवेंट्स देख रहे हैं। इवेंट्स देख रहे हैं कि ब्रिटिश टाइम पर क्या था ब्रिटिश रूल जब था उस टाइम पर हमारे लीडर्स क्या सोचते थे और ब्रिटिशर्स ने क्या किया था। उसके बाद हमने देखा विशाल आंध्रा मूवमेंट कैसे रहा। उसके बाद हमने देखा कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनता है। और अब हम ये देखेंगे कि इन सारे इवेंट से हमने क्या सीखा एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स, कंक्लूजन क्या निकल करके आता है। तो ये कंक्लूजन ये कहता है कि जब भी हमें इस बात का डर था कि most important concern in the early years was that demands of separate state would endanger the unity of the country। हमें इस बात का डर था कि बार बार जो सेपरेट स्टेट्स की डिमांड है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, वो हमारे देश की यूनिटी के लिए खतरा है। ठीक है, और ये महसूस किया गया, इट वॉज फेल्ट दैट लिंग्विस्टिक स्टेट में फॉस्टर सेपरेटिज्म एंड क्रिएट प्रेशर ऑन द न्यूली फाउंडेड नेशन। जो एक नया देश बना था हमारा देश, उसमें अगर ऐसे लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट की डिमांड बढ़ती जाती, लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड बढ़ती जाती, तो इससे सेपरेटिज्म बढ़ सकता था। पर ऐसा नहीं हुआ। हमारे लीडर्स ने भी प्रेशर में आकर के इस पॉलिसी को मान लिया, पर इट वॉज होप दैट इट वॉज एक्सेप्ट एंड रीजनल लिंग्विस्टिक क्लेम ऑफ रीजन द थ्रेट ऑफ डिवीजन एंड सेपरेटिज्म वुड बी रिड्यूस्ड। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, जो हम डर रहे थे कि हमारा देश टूट जाएगा, उसके उल्टा हुआ। हमने अपने देश की जो रीजनल डिमांड थी उसको माना, तो उससे हमारे देश में टूटने का खतरा कम हुआ। अगर हम अपने देश में एक ही लैंग्वेज रख देते, कहते सब एक ही लैंग्वेज पढ़ेंगे, एक ही लैंग्वेज बोलेंगे, और स्टेट भी बाउंड्रीज हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, तो उससे क्या होता है, हम एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री की तरफ जाते, और इससे हमारे देश के टूटने के चांसेस ज्यादा बनते। तो डेमोक्रेसी वही सबसे ज्यादा मजबूत होती है जहां पे रीजनल डिमांड्स को मान लिया जाता है, उनसे नेगोशिएट किया जाता है। ठीक है, आप रीजनल लीडर्स हैं या पीपल हैं, रीजनल लीडर्स में कह रहा हूं, जैसे जगह जगह, जैसे बंगाल एक रीजन हो गया, नॉर्थ ईस्ट एक रीजन हो गया, अगर वो चाह रहे हैं कि एक अलग स्टेट बना जाए तो उनसे बातचीत करके उनकी बात मानी जा सकती है। अगर हम उनके साथ स्ट्रगल करते हैं तो इससे देश के टूटने के चांसेस ज्यादा बनते हैं।
ठीक है, और यही हुआ accommodation of regional demands and the formation of linguistic states were also seen as more democratic. हमने नए स्टेट्स बनाए, हमने रीजनल डिमांड्स को मान लिया, अकोमोडेट किया उनके साथ, इससे डेमोक्रेसी और बढ़ती है, ठीक है, और यही हुआ, हमने स्टेट्स बनाए, डेमोक्रेसी और बढ़ी. लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस रीऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो गेव सम यूनिफॉर्म बेसिस टू द ड्राइंग ऑफ स्टेट बाउंड्रीज. हमने लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बनाए, जो कि एक यूनिफॉर्म बेसिस बना, यानी कि सबके लिए एक ही बेस बना स्टेट बनाने का. और लास्ट में जो मैं लाइन पढ़ूंगा, आप देख सकते हैं, मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखी है कंक्लूजन में, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. तो डेमोक्रेसी इन अदर वर्ड्स वाज एसोसिएटेड विद प्लूरैलिटी ऑफ आइडियाज एंड वेज ऑफ लाइफ. मच ऑफ द पॉलिटिक्स इन द लेटर पीरियड वाज टू टेक प्लेस विद इन हिज फ्रेमवर्क. तो डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आपने बस संविधान लिख दिया है, 5 साल में आपके यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, जनता लीडर को चुन रही है, बल्कि प्लूरैलिटी ऑफ आइडियाज हो, यानी कि हर आइडिया को मेन स्ट्रीम में जगह मिले. ऐसा ना हो एक ही आइडिया है, उसी को सब फॉलो करेंगे, तो ये डेमोक्रेसी नहीं, ये अथॉरिटेटिव रूल है. जहां पर सभी आइडियाज को जगह मिल सकती है, जहां पर सबको उनके अधिकार मिलते हैं, जहां पे सब अपनी बात रख सकते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब यही है. और हमने भी अपने देश की इस बड़ी समस्या को डेमोक्रेटिकली ठीक किया, उस चैलेंज को डेमोक्रेटिक तरीके से फुलफिल किया. अगर हम यहाँ पर हटी हो जाते और स्टेट नहीं बनाते कल्चर और लैंग्वेज के नाम पर, तो शायद हमारा देश टूट जाता. तो दोस्तों, ये अंडरस्टैंडिंग होनी एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है. अब हम चलते हैं कि कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि हमारे स्टेट्स कैसे बने थे. तो दोस्तों, एक बात आपको बताना चाहूंगा कि ईयर जो है वो अक्सर बहुत कम आता है पेपर के अंदर, कि कौन सी ईयर में कैसे हुआ. ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, या तो क्रोनोलॉजिकल तरीके से इनको लगाओ, तो उसमें क्या है, वो डायरेक्ट आपसे ईयर नहीं पूछ रहा, वो ये कह रहा है क्रोनोलॉजिकल तरीके से लगा दो कौन सा स्टेट कब बना था. ठीक है, या फिर वो पूछते हैं कि गुजरात कौन से स्टेट में से निकल करके बना है. तो गुजरात महाराष्ट्र में से नहीं निकला था, गुजरात एक बॉम्बे प्रोविंस हुआ करता था, स्टेट हुआ करता था, उसमें से निकल के ये 2 स्टेट बने थे, गुजरात और महाराष्ट्र. 1960 में 1966 में पंजाब एक बड़ा स्टेट हुआ करता था, जिसमें से हरियाणा और हिमाचल निकले. ठीक है, उसके बाद 1972 में असम में से मेघालय निकला. असम पहले से था, मेघालय 1972 में बना है, और मणिपुर एंड त्रिपुरा भी 1972 में बने. एक 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बने, और नागालैंड 1963 में बना है. अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, इनको याद करने का तरीका, इनमें से जो MMT है, MMT यानी कि मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये 1972 में बने. मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 87 में, ये आपको याद करना पड़ेगा. और इस सबसे पहले जो बन चुका था नागालैंड 1963 में. अब सारे ही स्टेट जो थे वो लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बने, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे भी बनाए गए, जैसे कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड. ये सन 2000 में बनाए गए, और ये इसलिए बनाए गए क्योंकि इनके स्टेट्स इतने बड़े थे कि ये इन पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बहुत मुश्किल से हो रहा था, इनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था. तो जो छत्तीसगढ़ था वो मध्य प्रदेश में से निकल करके बनाया गया, उत्तराखंड यूपी में से काट के बनाया गया, झारखंड बिहार में से काट के बनाया गया. ठीक है, और अब ये जो स्टेट्स हैं ये थोड़ा बेहतर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये अलग हो चुके हैं और ज्यादा तरक्की पे हैं. अब हम देखते हैं 2014 में अभी तेलंगाना बनाया गया. इसकी भी डिमांड बहुत पहले से थी, आंध्र प्रदेश में से काट के तेलंगाना बनाया गया 2014 में. इसकी भी बहुत पहले से डिमांड थी, अब 2014 में आकर के ये बना है. तो दोस्तों, ये फैक्ट थे. अब हम देख लेते हैं कुछ कार्टून्स. उस कार्टून को अगर ध्यान से देखें तो इसमें हम देख सकते हो कि जवाहरलाल नीचे बैठे हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर, और आप यहाँ पे देख सकते हो ये डिमांड कर रहे हैं लोग. ठीक है, ये डिमांड है पहला विशाल आंध्रा मूवमेंट, ये डिमांड है महागुजरात, यानी कि ये लोग, ये लीडर्स डिमांड कर रहे हैं लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाने की. और नेहरू यहाँ पे बीच में फंसे हुए हैं, एक स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल वाली सिचुएशन है नेहरू के लिए. ठीक है, तो इस कार्टून में हमें क्या देखने को मिलता है कि द पर्सन सिटिंग इन द सेंटर इज इन द ऑफ द कार्टून इज जवाहरलाल नेहरू, हु फेस द फोरमोस्ट चैलेंज
ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ नेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। देश की एकता भी बनी रहे, इंटीग्रेशन ऑफ नेशन भी रहे, और उसके साथ साथ देश के में लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट का फॉर्मेशन किया जाए। इट्स शोन द प्रॉब्लम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस विद द फियर ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। इस बात का डर है कि देश टूट जाएगा, पर लिंग्विस्टिक बेसिस पे देश स्टेट्स बनाने हैं, और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, चारों तरफ से इसकी डिमांड है। तो इंडिया इस बात का आइडेंटिफाई करता है, रिस्पेक्ट करता है इस बात की कि जो लोगों की डिमांड है, पीपल्स जो सोचते हैं, उनको माना जाए, और यही डेमोक्रेसी को दिखाता है, एनहेंस करता है। अब हम दूसरे कार्टून पे चलते हैं दोस्तों। दूसरा कार्टून ये है, इसमें आप देख सकते हो जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए हैं और ऊपर जिनी है, ये लैंप है और ये जिनी है, और पीछे कुछ लीडर्स हैं जो छुपे हुए खड़े हुए हैं। तो इस कार्टून का मतलब है कोएक्सिंग द जिनी बैक, और लैंप के ऊपर लिखा है SRC यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो लैंप ये दिखा रहा है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने एक इतनी बड़ी समस्या और एक इतनी बड़ी उलझन को पैदा किया है। अब इस उलझन को वापस इस लैंप में कैसे डाला जाए, ठीक है, ये समस्या बहुत बड़ी है। जवाहरलाल नेहरू बहुत कॉन्फिडेंट है, इसको कह रहे हैं SRC इस बड़ी समस्या को, जो कि स्टेट्स की है, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाने की बड़ी समस्या है, उसको SRC कमीशन के लैंप में डालने की बात हो रही है। तो किस तरीके से आप ये शो करता है, तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो था टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिकॉग्नाइजिंग द स्टेट इन इंडिया, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन के किस तरीके से देश में स्टेट्स बनेंगे। और वो क्या करता है कि 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बन जाती हैं जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है। उसके बाद द स्टेट हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, इस बात पर तय किया जाता है कि स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए जाएंगे। इस डिसीजन की वजह से एक डिबेट शुरू हो जाता है देश के अंदर कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाए जाएंगे, अच्छी बात है, पर एक डिबेट शुरू होता है। द डिसीजन वाज हाईली डिबेटेबल कि अगर हमने देश लैंग्वेज के बेसिस पे बना दिया तो देश टूट सकता है, और हम अपने देश की इंटीग्रिटी से कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेहरू जी उस बड़ी समस्या को SRC स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। द कार्टून शो नेहरू ट्राइंग टू फोर्स द जिनी, जो कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिकमेंडेशंस है, उसको कह रहे हैं लिंग्विज्म बैक इनटू द लैंप। वो लिंग्विज्म की बात जो है, लिंग्विज्म का मतलब है कि लैंग्वेज के बेसिस पे जो पॉलिटिक्स है उसको वापस कमीशन के अंदर डालना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। आप प्लीज इसे वाइडली शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ये सिलेबस में पक्का आ रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।